जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दूध के भौतिक गुण। दूध के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। सबसे पहली बात कि हमें दूध के भौतिक गुणों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। हमें दूध की फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें दूध की भौतिक गुणों के बारे में नहीं पता होगा, जब तक हमको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, तब तक हम ये बता नहीं पाएंगे कि दूध असली है या नहीं। अरे क्या समझ में आया? क्या क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो दूध को पहचानने के लिए कि दूध अच्छा है या नहीं है, कि दूध के अंदर किसी भी प्रकार से कोई अडल्ट्रेशन या मिलावट तो नहीं हुई है, उसका पता लगाने के लिए हमें दूध के भौतिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि भौतिक गुण ऐसे गुण होते हैं कि जैसे ही दूध के अंदर थोड़ा बहुत भी अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, तो सबसे पहले इनके गुणों में चेंज आ जाता है, इसके गुण परिवर्तित हो जाते हैं। तो यदि भौतिक गुण ऐसा होना चाहिए था और ऐसा है, तो हम कह पाएंगे कि दूध के अंदर मिलावट है या नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप बाजार जाओ और यदि आपको कोई ब्लैक कलर का दूध दे तो आप ले लोगे क्या? यदि आपको कोई जो है वो पूरा येलो कलर का कोई मिल्क दोगे तो ले लोगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है कि दूध सफेद रंग का होता है। तो रंग क्या होता है? दूध की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे रंग के अलावा दूध की और बहुत सारी कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जिसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि दूध असली है या नकली है, मतलब इसमें किसी टाइप का कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुआ। अरे क्या समझ में आया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलर की। इसकी बात करेंगे कलर या रंग की बात करेंगे कि दूध का रंग कैसा होना चाहिए। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गाय का दूध का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, ठीक है ना, लाइटली येलोविश होता है। लेकिन भैंस के दूध का रंग कैसा होता है? व्हाइट कलर होता है, सफेद होता है। क्या क्लियर है आपको? आपको ये भी पता होगा कि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होने के कारण दूध हल्का पीला होता है, जबकि गाय के दूध की तुलना में भैंस के दूध में कैरोटीन कम होता है और केसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए कैसा होता है? सफेद। क्या क्लियर हो रहा है आपको? अरे क्या क्लियर हो गया? ठीक है ना। इसलिए इस रंग जो होता है एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप दूध के अंदर से केसिन और कैरोटीन यदि ये दोनों निकाल लें तो दूध का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का नीला। हल्का नीला हो जाएगा। क्यों नीला हो जाएगा? क्योंकि दूध के अंदर 3 टाइप के पिगमेंट होते हैं मेरा भाई। कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी, जेंटोफिल और राइबोफ्लेविन, ये 3 पिगमेंट होते हैं। तो यदि आपने कैरोटीन निकाल लिया तो कैरोटीन के साथ में क्या आ गया? जेंटोफिल भी आ गया। अरे समझ में आया कि यदि आपने कैरोटीन निकाल लिया तो कैरोटीन के साथ में क्या आ गया? और सफेद केसिन भी निकाल लिया तो बचा क्या? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन कैसे रंग का पिगमेंट होता है? हल्के नीले रंग का पिगमेंट। अरे कैसे रंग का? इसलिए जो है तो दूध का रंग भी कैसा हो जाएगा? हल्का नीला, जैसा भे होता है ना, भे समझते हो ना मेरा भाई? हाँ, पनीर जल, पनीर वाटर। जब पनीर बनाते हैं तो पनीर बनाते समय जब पानी निकाला जाता है उसका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है, क्योंकि उसमें से कैरोटीन और जेंटोफिल दोनों पहले से सेपरेट हो चुके होते हैं। अरे क्या समझ में आ गया? ये कलर वाला काम समझ में आ गया? मैंने आपको ये बताया कि दूध के अंदर केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है, सफ़ेद रंग का होता है। केसिन के साथ में फास्फोरस के कमी होते हैं, जिसको फास्फोप्रोटीन हम कहते हैं, ठीक है ना। और ये कैल्शियम केसिनेट के रूप में पाया जाता है, जो कि लाइट में या प्रकाश के अवेलेबिलिटी में जो है वो चमकता है, इसलिए दूध का रंग सफेद
क्या क्लियर हो गया रंग? अब रंग के बाद में दूसरा आता है फ्लेवर। क्या आता है? फ्लेवर का मतलब होता है सुवास। ये मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा, ये मैं आपको 2 पेज का दूंगा, ठीक है ना, जिसमें सारी फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी। क्योंकि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी है जो केवल याद करना है। क्या करना है? हाँ, जो समझाने के लिए होगा वही मैं समझाऊंगा, बाकी आपको प्रिंटेड दे दूंगा तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। क्या समझ में आ गया? फ्लेवर का मतलब होता है सुवास। सुवास का मतलब होता है अच्छी महक या गंध या अरोमा। अरे क्या समझ रहे हो ना? जब किसी भी खाने वाली वस्तु से जो अच्छी महक आती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुवास या फ्लेवर। ऐसा दूध से भी अच्छी महक आती है कि नहीं आती? आती है, तभी तो हम खा लेते हैं, तभी तो हम दूध को खा लेते हैं, पी लेते हैं, तभी जाके हम दूध से दूध उत्पाद बना लेते हैं। और यदि दूध से अच्छी महक नहीं आई तो क्या हम दूध का उपभोग या कंजन कर पाएंगे? नहीं कर। क्या समझ में आया? ठीक है ना। दूध के अंदर जो सुवास या फ्लेवर होता है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन के कारण होता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन। लेकिन दूध के अंदर जो स्वीटेंड फ्लेवर आता है वो किसके कारण आता है? वो लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज या दुग्धम के कारण आता है, या हम उसको बोलते हैं दुग्ध शर्करा या दुग्ध कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि बकरी का जो दूध होता है उससे थोड़ा सा ओड फ्लेवर आता है, एक बेकार गंध आती है। हाँ, उसके अंदर 2 प्रकार के फैटी एसिड होते हैं, एक होता है केप्रिक और एक होता है केप्रिलिक। तो केप्रिक और केप्रिलिक फैटी एसिड के कारण बकरी के दूध से स्मेल आती है, इसलिए तो लोग बकरी का दूध पीना पसंद नहीं करते। तो जैसे आप पीने जाओगे ना, यहाँ तक लेके जाओगे तो स्मेल आई तो यार नहीं पी रहा हूँ। पाचकता उसकी ज्यादा होती है। अभी अपन स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, फ्लेवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बकरी के दूध में केप्रिक और केप्रिलिक फैटी एसिड की मात्रा अधिक होने के कारण उसका एक ऑड फ्लेवर होता है, जिसके कारण जो है वो लोग पीना पसंद नहीं करते। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि बकरी के दूध में इन केप्रिक और केप्रिलिक के अलावा जो होता है एक फिनोलोन नामक हार्मोन होता है। कौन सा? फिनोलोन। ये फिनोलोन हार्मोन जो होता है ये मेल एनिमल की बॉडी से सिक्रेट होता है। किससे? बकरे से, जिसको हम क्या बोलते हैं? बक। क्या बोलते हैं? बकबूल। तो बकरे की बॉडी से ये हार्मोन सिक्रेट होता है, इसलिए जो बकरी का जो तबेला होता है, बाड़ा होता है ना, वो भी बहुत स्मेली होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 10 से 12 बकरियों के बीच में एक बकरा होना चाहिए, ये उसका ब्रीडिंग रेशियो है। 10 से 12 बकरियों के बीच में कितना बकरा? एक होना चाहिए। और बकरा तो ऐसा होता है, यदि आप आंख बंद करके सोए हैं और यदि पास से निकल जाए तो भी आप बोलोगे गया। क्योंकि उसकी स्मेल जो होती है ना, वो बहुत जो है वो स्मेली होती है, बहुत बेकार होती है, और वही स्मेल जो है वो दूध के अंदर मिल जाती है, इसलिए जो है वो बकरी के दूध से जो है वो ऑड फ्लेवर आता है। क्या ये फ्लेवर भी क्लियर हो गया? अब तीसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, या बोलते हैं इसको हिंदी में क्वथनांक। और क्वथनांक का मतलब होता है कि जितने टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जितनी जल्दी उबलने लगता है, बॉइल होने लगता है, वो उसका क्या कहलाएगा? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसका? जैसे आपने पढ़ा होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अरे पता है कि नहीं? आपको ध्यान रखना है कि दूध का बॉइलिंग पॉइंट 100.15 से लगाकर 100.107 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस इसको याद रखना है। तो इतना याद रखना है कि जैसे जैसे मिल्क में सॉलिड का अडल्ट्रेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और यदि दूध के अंदर पानी मिलाया जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्या ऐसा याद रहेगा? क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, तो बताओ यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा? अरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यदि दूध के अंदर अगर फैट मिला दिया जाए तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भूसों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। क्या बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया? ये किसके ऊपर इफेक्ट होता है? क्लियर हो गया? अगला जो कैरेक्टर होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट।
कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। हिमांक का मतलब होता है जमना, फ्रीज होना। फ्रीजिंग मतलब जम जाना। जब कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ जितने टेम्परेचर पर जम जाता हो, फ्रीज हो जाता हो, उसका क्या कहलाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? कहने का मतलब है कि अगर पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाएगा तो वो जम जाएगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात एक होती है कि पानी का या किसी भी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज्यादा सॉलिड होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, जितना ज्यादा तरल पदार्थ होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉलिड मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? सॉलिड, ठोस पदार्थ मिलाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा सॉलिड की वजह से। और यदि तरल पदार्थ मिला दिए तो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे क्या समझ में आया? अच्छा ये बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट अगर जैसे मान लो दूध है, तो दूध का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 31.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 31.1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर सेंटीग्रेड में देखेंगे तो माइनस जो है वो 0.549 टू 540-50 तक होता है। हाँ यही होता है, ठीक है ना। लेकिन फ़ारेनहाइट में लगभग इतना होता है, ठीक है। अगर आपने दूध के अंदर कुएं का पानी मिलाएंगे, तालाब का पानी मिलाएंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हिट हो जाएगा। कुएं का पानी मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तालाब का पानी मिलाएंगे तो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तालाब का पानी होगा उसमें ठोस ज्यादा होंगे, और कुआं गहराई से पानी आता है तो उसमें ठोसों की संख्या कम होगी। हाँ वो ज्यादा स्वच्छ होता है। वो कैसा होता है? वो ज्यादा स्वच्छ होता है, ठीक है ना। तो ये हिमांक के थ्रू आप ये भी बता सकते हैं कि दूध के अंदर जो है वो कुएं का पानी मिलाया है या तालाब का पानी मिलाया है, हैंडपंप का पानी मिलाया है, किसका पानी मिलाया है। और ध्यान रखें, दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो लगभग 70 से लगाकर 75% जो है वो लैक्टोज की मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको एक याद रखना है, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हार्ट रेट क्राइस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। किसका? हार्ट रेट क्राइस्कोप, हार्ट रेट क्राइस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से आप फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट किससे निकालेंगे? हाँ मतलब क्या नाम तुम्हारा? नवेश। खड़े हो, जो भी बता रहा हो खड़े होकर बताना, बैठे बैठे बताना। खड़े होके, हाँ ऐसे लेक्टोमीटर से बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे। किससे निकालेंगे? क्वथनांक किससे निकालेंगे? थर्मामीटर से। किससे? थर्मामीटर से। टेम्परेचर नापते मेरा भाई, बैठो, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर नापते हैं। टेम्परेचर किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं, ठीक है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कि किस प्रकार से जो है वो इतना फ्रीजिंग पॉइंट होता है और इसमें अडल्ट्रेशन होने से इसके गुणों पर क्या इफेक्ट होता है। क्या समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे रिलेटिव रेजिडिटी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, विस्कोसिटी है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और जो है वो हीट है। ये सारे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो उसको केवल याद करना रहेगा। वो मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दूंगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको अपने को समझना रहेगा। वो रहेगा, सबसे पहले अपन बात करेंगे पीएच मान की और एसिडिटी की। क्या समझ में आ रहा है? अपन अगला कैरेक्टर कौन सा पढ़ेंगे? पीएच मान और एसिडिटी। आपको पता है कि पीएच वैल्यू में और एसिडिटी में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। अरे होता है कि नहीं? जैसे ही पीएच मान कम होगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, और यदि पीएच मान जो है वो बढ़ेगा
कम हो जाएगा। अरे होता है कि नहीं? जैसे आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल होता है, 0 से लगाकर 14 तक के निशान होते हैं। एक सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था, ठीक है ना, ये 6 5 4 3 2 1, ये क्या होगा? एसिडी क्या होगा? और ये होगा बेसिक, और ये क्या होगा? न्यूट्रल। ये क्या होगा? तो जब पीएच मान 7 से कम होता है तो एसिडिटी बढ़ती है। और आपको पता है कि दूध के अंदर जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जाएगी दूध खराब होता जाएगा। अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसलिए दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.1। क्या याद रहेगा? अरे याद रहेगा। तो बताओ ये कैसा होता है? लाइटली एसिडिक होता है। अरे कैसा होता है? लाइटली एसिडिक होता है। लेकिन आपको पता है कि जैसे जैसे दूध बढ़ता जाता है, दूध की मतलब अपन ये कह सकते हैं कि पुराना होता जाता है, वैसे वैसे एसिडिटी अम्लता बढ़ जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, या बता दूं कि दूध के अंदर अम्लता जनरली 0.11 से लगाकर 0.18 तक होता है, लेकिन औसतन 1.4 तक होता है, मैक्सिमम 0.20 तक होता है। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा बढ़ती है, और यदि आपने दूध को हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो दूध क्या करेगा? फट जाएगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ जाएगी। और ये भी बताया था कि 0.60 पर तो जो है वो स्टेबल कंडीशन में ही जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा या फट जाएगा। ये सारी चीजें अपन ने पहले समझ ली थी। ये पीएच वैल्यू क्लियर हो गया। दूसरा होता है एसिडिटी। अगर हम एसिडिटी की बात करें तो दूध में 2 टाइप की एसिडिटी होती है, ठीक है ना। एक होती है नेचुरल और एक होती है डेवलप। इसको बोलते हैं प्राकृतिक, इसको बोलते हैं विकसित। प्राकृतिक अम्लता ये होती है 0.11 से लगाकर 0.18% तक, इसको हम बोलते हैं नेचुरल एसिडिटी। नेचुरल एसिडिटी दूध के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, केसीन और साइट्रेट और फास्फेट के पार्टिकल्स के कारण होती है। क्या याद रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन में कौन सी? केसीन के साथ साथ साइट्रेट और फास्फेट। और ये क्या होते हैं? साइट्रेट और फास्फेट मिनरल्स होते हैं। अरे क्या होते हैं? मिनरल्स। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, गैस, प्रोटीन और खनिज, ये तीनों के कारण जो है वो दूध के अंदर नेचुरल एसिडिटी पाई जाती है। क्या इतना क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही 0.20 से मोर देन ज्यादा होगी तो वो क्या कहलाएगी? विकसित अम्लता कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? अच्छा ये बताओ कि यदि जो है एक तो नेचुरल एसिडिटी और एक डेवलप, और यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल एसिडिटी, क्या कहते हैं उसको? टोटल एसिडिटी। अच्छा ये बताओ कि यदि किसी दूध की अम्लता 0.32% है तो ये कौन सी एसिडिटी कहलाएगी? वो तो मेथड है इससे निकालते, वो तो मैं अभी बताऊंगा। मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि यदि किसी दूध की एसिडिटी इतनी है 0.32%, तो ये कौन सी एसिडिटी होगी? ये नेचुरल होगी, ये डेवलप होगी या टोटल होगी? टोटल होगी। कौन सी होगी? टोटल। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों को मिला के नेचुरल तो पहले से था ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा और बढ़ गया, 20 से ऊपर 12 और बढ़ गए, तो ये नेचुरल और डेवलप प्लस क्या होता है? टोटल एसिडिटी। और एसिडिटी निकालने के लिए जो है वो टाइट्रेशन, कौन सी मेथड? टाइट्रेशन मेथड का यूज करते हैं। और टाइट्रेशन मेथड में एसिडिटी निकालने के लिए फिनोप्थिलीन अभिरंजक जो होता है, कौन सा? फिनोप्थिलीन पिगमेंट नामक जो होता है, उससे जो है ये एसिडिटी दूध की जो है वो कैलकुलेट की जाती है। लेकिन दूध की एसिडिटी को कई सारे फैक्टर या कारक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे दूध को हम गर्म करेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी, दूध को गर्म करने से एसिडिटी कम हो जाएगी। यदि कोई दूध थनेला मैस्टाइटिस अफेक्टेड है तो एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मैस्टाइटिस अफेक्टेड में क्लोराइड बढ़ जाता है और क्लोराइड बेस मीडियम होता है। कैसा होता है?
बेस मीडियम होता है तो एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो दूध को गर्म करने पर, अनेला अफेक्टेड मिल्क होने पर दूध की एसिडिटी कम होती है और पीएच मान बढ़ जाएगा। क्या समझ में आ गया? अरे एसिडिटी क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब एसिडिटी के बाद में एक और सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पानी की जो डेंसिटी होती है, किसकी डेंसिटी? पानी की। और जिसकी डेंसिटी हम निकाल रहे हैं उसके डिफरेंस को क्या बोलेंगे? अपेक्षिक घनत्व। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अरे क्या समझ में आया? ठीक है ना? एक तो पानी की डेंसिटी और जिसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं उसकी डेंसिटी, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी। अरे क्या समझ में आया? और दूध का ये सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दूध की सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि इसी के द्वारा दूध के अंदर पानी का जो अडल्ट्रेशन होता है उसको निकाला जाता है। अगर आपको दूध के अंदर पानी मिला हो और यदि आपको उसको डिटरमाइन करना हो, उसका मेजरमेंट करना हो, तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? आपको रिलेटिव डेंसिटी का उपयोग करना पड़ेगा। आप रिलेटिव डेंसिटी के थ्रू जो है वो दूध के अंदर पानी की होने वाली मिलावट का पता लगा सकते हैं। क्योंकि जैसे ही दूध के अंदर आप पानी मिलाते हैं तो डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे ही दूध के अंदर अगर आपने पानी मिलाया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1, और दूध की डेंसिटी होती है कितनी? 1.028 से लगाकर 1.030। ये गाय के दूध की या काऊ मिल्क के दूध की डेंसिटी होती है। मैं आपको जो प्रिंटेड दूंगा उसमें लिखा रहेगा कौन से दूध की डेंसिटी क्या होती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। क्या क्लियर हो रहा है? यस सर। अब पानी की डेंसिटी कितनी 1 और दूध की डेंसिटी कितनी? सीधी सी बात है कि जिसकी डेंसिटी, या हम ये कह सकते हैं कि जिसके में ज्यादा डेंसिटी है, यदि उसमें कम डेंसिटी वाला पदार्थ मिलाएंगे तो कम होगा, और यदि ज्यादा डेंसिटी वाला मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा। जैसे अगर हम दूध के अंदर लैक्टोज मिला दें तो डेंसिटी, यदि मिनरल्स मिला दें, यदि वसा मिला दें तो कम हो जाएगी, क्योंकि वसा की डेंसिटी 0.93 होती है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी अगर वो पदार्थ मिलाएंगे तो कम होगी, और जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी अगर वो मिलाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। क्या ये सिद्धांत क्लियर हो गया? अरे ये सिद्धांत क्लियर हो गया? ठीक है ना? कई सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ध्यान से सुन लेना। हाँ, इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये डेंसिटी आप याद कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे, ठीक है ना? अब डेंसिटी निकालने की कई सारी मेथड्स होती है। मेनली 3 मेथड होती है। एक होता है वेस्टफॉल, ठीक है ना, और एक होता है लेक्टोमीटर, आरडी, और एक आरडी बोतल। ये 3 मेथड होती है। एक होता है वेस्टफॉल मेथड, एक होता है लेक्टोमीटर मेथड, और एक होता है आरडी बोतल मेथड। लेकिन इन तीनों मेथड में लेक्टोमीटर जो मेथड होती है ये डेंसिटी निकालने की सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। अरे क्या समझ में आया? कौन सी मेथड? लेक्टोमीटर मेथड जो होती है वो डेंसिटी निकालने की सबसे बेस्ट मेथड मानी जाती है। तो लेक्टोमीटर के थ्रू डेंसिटी कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, और डेंसिटी निकालते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद। जय हिंद सर।